नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। 12 से 2 पॉलिटिकल शो में आपका स्वागत है और आज की बड़ी पॉलिटिकल खबरों को डिकोड करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी हैं, राकेश शुक्ला जी हैं और हमारे साथ प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में हैं और उनके लिए प्रचार के लिए बीजेपी के दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वाराणसी में काल भैरव मंदिर में दर्शन किए, पूजा की और 4 जून को प्रचंड जीत का उन्होंने आशीर्वाद मांगा है। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब जेपी नड्डा काल भैरव मंदिर में पहुंचे थे। उन्होंने पूजा अर्चना की है और आरती में वो शामिल हुए। इस दौरान एबीपी न्यूज ने उनसे खास बातचीत की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काल भैरव मंदिर में पहुंचे जेपी नड्डा, साथ ही साथ कई बीजेपी के जो दिग्गज हैं वहां पर मौजूद हैं। पीयूष गोयल घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं और जो रैली हो रही है या फिर कहें हम कि जो महाप्रचार हो रहा है, उन सब बीच काल भैरव मंदिर की तस्वीरें। उसके बाद जेपी नड्डा पहुंचे चाय की दुकान पर, वहां पर चाय पी और ये आरती की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो नेता जनता के द्वार पर भी पहुंच रहे हैं। साथ ही उससे पहले जो काशी के कोतवाल हैं उनका आशीर्वाद लिया जेपी नड्डा ने और वाराणसी की जो सियासी टक्कर है उसको धार देने के लिए बड़े नेता बीजेपी के डटे हुए हैं। बाबा काल भैरव के मंदिर में दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना के लिए, और कहा यह जाता है कि बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लेना इस वजह से जरूरी है क्योंकि नगर कोतवाल माने जाते हैं बाबा काल भैरव। नड्डा जी, आशीर्वाद ले लिया? जी, आशीर्वाद ले लिया। यहाँ की अपनी मान्यता है। जी, मैं जब भी वाराणसी आता हूँ, काशी आता हूँ तो काल भैरव के दर्शन करता हूँ, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ और बहुत ऊर्जा मिलती है। बहुत सद्गुणों के साथ हम आगे काम कर सकें। मंदिर जाते हैं, विपक्ष कहता है धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ऐसा है, जो लोग चुनाव के दौरान मंदिर जाते हैं वो धर्म की राजनीति करते हैं। जी। हम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ ये विषय है और हम हर एक समय जाते हैं। नमः पार्वती पते हरा हरा। चुनाव के दौरान जो लोग मंदिर जाते हैं वो जो धर्म की राजनीति करते हैं, और ये कहना है नड्डा जी का। नड्डा जी फिलहाल जो है बनारस में ही मौजूद है। नड्डा जी, इस सबके बीच में आरोप प्रत्यारोप भी बहुत चल रहे हैं। फिलहाल जो है जेपी नड्डा काल भैरव मंदिर के दर्शन करके बाहर निकलते हुए जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं वो सिर्फ चुनावों के दौरान ही मंदिर जाते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। जब भी चुनाव नहीं भी होता है और काशी आते हैं तो बाबा काल भैरव के दर्शन भी करते हैं और बाबा विश्वनाथ के भी। तो लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का जो रण है उसमें बीजेपी के जितने बड़े दिग्गज हैं वो इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट है और चलिए अब सीधे अपने पैनल के पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि काशी से ये क्या सियासी मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और विनोद सर, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। काशी तो एक ऐसी सीट है जिसपे बीजेपी के सामने कोई चैलेंज है, इसमें कोई चीज दिखती नहीं है। क्या इस काशी की जीत को बड़ी बनाने के लिए ये सारे दिग्गज वहां पहुंच रहे हैं कि पहले 2014 में 3.5 लाख वोट, 2019 में 5 लाख से ज्यादा वोट, ये जीत बड़ी बनाने की कोशिश है या फिर कोई और मैसेज है यहाँ से? नहीं, देखिए, बनारस यानी काशी की जो सीट है वो 89 से भारतीय जनता पार्टी का उस पर वर्चस्व है और मोदी जी तो 2014 में आए हैं, उसके पहले भी भाजपा लगातार वहाँ से जीतती रही है। 2 बार डॉक्टर मुरलीधर जोशी जीते, उसके पहले श्री चंद्र दीक्षित जीते और तमाम सारे लोग जीतते रहे। तो भाजपा की जीत में कोई संशय नहीं है वहाँ पर बनारस में। मोदी जी के आने के बाद तो संशय जो लेश मात्र थोड़ा बहुत रहता भी था। एक बार बीच में 2009 में राजेश मिश्रा जीते थे वहाँ चुनाव कांग्रेस के, तब वो भाजपा हार गई थी, लेकिन वो संशय भी नहीं रहा। नड्डा जी बड़े नेता, पार्टी के अध्यक्ष हैं। देखिए, अब जो नेता जाएंगे वहाँ बनारस भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के प्रचार के लिए, वो मुझे लगता है एक औपचारिकता होगी क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का इतना व्यक्तिगत कनेक्ट है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, इतना वहाँ इतना वो उन्होंने काम कराया और इतना जाते हैं। एक भाजपा के जितने एमपी हैं, मुझे लगता है तमाम सामान्य एमपीज जो हैं उनसे कई गुना ज़्यादा उनका कनेक्ट है बनारस में अपनी सीट से। इसलिए ये लोग जाएं या ना जाएं, वहाँ से जीत तो तय है। मार्जिन की जहाँ तक बात है, ठीक है, इनके जाने से मार्जिन कितना बढ़ जाएगा कितना नहीं बढ़ेगा अलग बात है, लेकिन हर नेता ये जताना चाहता है कि मोदी जी की जीत में उनका भी थोड़ा बहुत योगदान है
और चूंकि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के सर्वोच्च नेता हैं, इसलिए हर नेता चाहेगा कि वो जाकर के वहाँ प्रचार करे। और दूसरा एक और बड़ा है कि बनारस पूर्वांचल का केंद्र है, तो यहाँ से पूर्वांचल के जो क्षेत्र जो बचे हुए हैं, बिहार और पूर्वांचल की जो चुनाव क्षेत्र बचे हुए हैं, जहाँ 1 तारीख को वोटिंग होनी है, तो यहाँ आके यहाँ दर्शन करके, चूंकि सब लाइव होगा, टेलीविजन पे चलेगा, सब जगह चलेगा, तो उसका मैसेज, उसका संदेश उन क्षेत्रों में भी जाएगा बिल्कुल जहाँ चुनाव होने हैं। बिल्कुल। विजय त्रिवेदी सर, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके तरफ से दावा हो रहा है कि पूर्वांचल में हमने लड़ाई को बड़ा कठिन बना दिया है, कई चीज़ें हमारे पक्ष में जा रही हैं, तो क्या जो कठिनाई की बात सपा कर रही है वो यहाँ से टैकल हो जाएगी वाराणसी से? वाराणसी और पूर्वांचल में थोड़ा सा फर्क है। समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में थोड़ा मजबूत तरीके से लड़ाई लड़ रही है, ये सच बात है। लेकिन वाराणसी को ये देखना, वाराणसी में प्रधानमंत्री जी के, जैसे विनोद जी ने भी जिक्र किया कि वाराणसी में प्रधानमंत्री की जीत पर कोई संशय नहीं हो सकता, और किसी के जाने से भी कोई वोटों में बड़ा इजाफा हो रहा है ऐसा मुझे नहीं लगता। प्रधानमंत्री खुद अपने आप में लोकप्रिय और ताकतवर उम्मीदवार हैं, लेकिन वो पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो सभी नेता चाहते हैं कि वहाँ पर उनकी उपस्थिति दर्ज हो। ये उपस्थिति दर्ज कराने का मसला है जी, पहली बात। और जब पूर्वांचल हो रहा है और अब आखिरी चरण का चुनाव है, तो वहाँ पर बनारस की जो हवा है वो वहाँ तक बहती है, और उसको वहाँ पर आपसे मैं सहमत हूँ कि पूर्वांचल की उस मुश्किल या जो भी लड़ाई है, मजबूत लड़ाई है समाजवादी पार्टी की, उसका जवाब के लिए प्रधानमंत्री खुद वहाँ पर पूर्वांचल वाराणसी में वहाँ रह रहे हैं, और तमाम नेता जो है लगातार वहाँ पर उस तरह कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस मजबूती की बात इंडिया गठबंधन भी कह रहा है, और बड़ी खबर यह है कि नतीजों से पहले 1 जून को बड़ी बैठक बुलाई गई है। 1 जून को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक है, और गठबंधन की बैठक में चुनाव की समीक्षा होगी, चुनाव के बाद की रणनीति पर बैठक में चर्चा होगी। सूत्रों का दावा है कि इंडिया गठबंधन इस बात को लेकर आश्वस्त है कि 300 सीटें उन्हें मिलने जा रही हैं, और इसीलिए चुनाव की समीक्षा भी करेंगे और आगे की रणनीति पर भी बातचीत होगी। तो इंडिया गठबंधन की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है, और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जैनेंद्र। जैनेंद्र, ये जो बैठक है इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बड़ी बात यही है कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग के दिन विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक 1 जून को दोपहर के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी, जिसमें इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उनके आला नेता मौजूद रहेंगे। सूत्रों ने हमें यह बताया है कि अब तक 6 फेज के चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के अंदर यह उम्मीद जगी है और यह भरोसा हो रहा है कि बहुमत का आंकड़ा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है, और यही वजह है कि नतीजों से पहले आखिरी चरण की वोटिंग के दिन नतीजों के बाद की स्थिति को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी, और साथ ही साथ चुनाव की समीक्षा भी की जाएगी। अभी तो जो फीडबैक है उसके मुताबिक इनको लग रहा है कि इनको बहुमत आ जाएगा, लेकिन जब साफ आमने सामने बैठेंगे तो बेहतर तस्वीर जो है वो बैठक में स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर कहां तक इंडिया गठबंधन की गाड़ी पहुंच पाई है। तो फिलहाल तो इंडिया गठबंधन को भरोसा है, कांग्रेस को भरोसा है कि बहुमत का आंकड़ा वो छूने जा रहे हैं, उससे ज्यादा लगभग 300 सीटों तक जीत सकते हैं, और यही वजह है कि 4 जून के बाद नतीजों के बाद की रणनीति के लिए नतीजों के पहले ही ये एक अहम बैठक बुलाई गई है। नजरें जाहिर सी बात है अवधेश रहेंगी खड़गे के आवास पर 1 जून को। एक तरफ वोटिंग खत्म हो रही होगी देश में, और दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन की प्लानिंग क्या हो रही है इस पर रहेगी। सब कुछ इसी बात पर टिका हुआ है कि क्या इंडिया गठबंधन 272 के आंकड़े को पार करता है या नहीं। अगर नहीं कर पाता तो फिर तो ये जो बैठक है ये दोषारोपण में बदल जाएगी, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन इस बार करिश्मा करने की स्थिति में होगा तो फिर सबसे बड़ा सवाल होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर के 1 जून को जो बैठक है उसमें तमाम चीजों पर चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। राकेश सर, ये जो इंडिया गठबंधन की बैठक 1 तारीख को होने जा रही है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, अभी आपने जो कहा कि 300 सीट मिलने का भरोसा है उनको, तो सबसे मूल प्रश्न ये है कि 300 सीट का गणना कहाँ से शुरू करेंगे। कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, 325 सीट में कांग्रेस लड़ रही है। जब 429 सीटों पे लड़ी थी तो 52 सीट जीती थी, तो 325 सीट में वो कितनी सीट जीतेगी। दूसरा, 300 सीट का आंकड़ा तब पहुंचेगा जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कम से कम 50 सीट जीते, स्टालिन तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा सीट जीते, उसके बाद आपके एनसीपी और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार है वो सर्वाधिक सीट महाराष्ट्र में जीते। इस तरीके से जीत के बाद ही आप 300 सीट का एक संभावना ले सकते हैं। लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी काशी से लड़े
तो 71 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती, 2019 में 61 सीट जीती। क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतना खराब माहौल है कि उत्तर प्रदेश में उसकी सीटें घट जाएंगी? ऐसा कहीं भी माहौल नहीं दिख रहा कि विपक्ष के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है और सत्ता पक्ष के विरोध में माहौल है, जिसके चलते इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में है। ठीक है, 4 तारीख तक समीक्षा करना चाहिए और मुझे लगता है इस बात की भी समीक्षा इनको करनी चाहिए कि जो दल हमें छोड़ के गए, बड़े ब्लॉक, मायावती नहीं रही, ममता जी नहीं रहे, जेडीयू नहीं रहा, तो उसकी समीक्षा जरूरी है कि ये क्यों छोड़ के गए, और उसके बाद ही मुझे लगता है इंडिया गठबंधन को एक नई कसरत करने की जरूरत है अगले चुनाव के लिए। प्रोफेसर चंद्रचूड़ सर, ये जो स्थिति पूरी बन रही है, 1 तारीख को ही आखिरी चरण का मतदान भी है, उसी दिन मीटिंग बुलाई गई है, क्या ये मैसेज देने की कोशिश उन वोटर्स को तो नहीं है जो कंफ्यूजन में हो गए कि क्या कहीं वाकई इंडिया गठबंधन की सरकार तो नहीं बन रही, कुछ वोटर्स पर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े? और दूसरा, जैसा कि राकेश सर कह रहे हैं कि अभी ममता बनर्जी का बयान आया था, वो कह रही थी कि अगर इंडिया गठबंधन बहुमत में आता भी है तो हम बाहर से समर्थन देंगे, तो क्या है जी हम हिस्सा हैं, कि हमारे बयान को गलत तरीके से देखा गया? जी, तो किस तरीके से देखने को? देखिए, ऐसा है कि पहली बात आपने जो कहा वो ये है कि आकलन करने का हक सबको है। अब आकलन कल्पनाओं में भी हो सकती है, यथार्थ में भी होता है। मुझे लगता है इंडिया गठबंधन को कल्पनाओं में अपने आकलन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो कर रहे हैं, पर मुझे लगता है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि शायद 2 तारीख को केजरीवाल जी को फिर से वापस अपने जेल में जाना होगा, और इसलिए ये कोशिश करेंगे कि उनके रहते रहते 1 तारीख को कुछ बातचीत कर लें, ताकि आगे की क्या भविष्य की स्ट्रैटेजी क्या होगी, नहीं होगी। तो इसलिए मुझे लगता है ये किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि चुनाव में जाते समय जो इंडिया गठबंधन था उसमें कहीं कोई तालमेल मुझे नज़र नहीं आ रहा था। और वो चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि किस प्रकार, जैसे वेस्ट बंगाल में आपने देखा कि अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी में किस प्रकार से तनातनी हुई। तो अब उसको आयरन आउट करने के लिए हो सकता है कि कोई समीक्षा के लिए या अपना क्या आकलन है उनका, उसके लिए उन्होंने बैठक बुलाई हो। मुझे लगता है कि ये 2 तारीख को केजरीवाल जी जो फिर से वापस जेल में जाएंगे, हालांकि आज उन्होंने ये पता चला है कि अंतरिम जमानत 7 दिन से बढ़ाने के लिए भी उन्होंने अर्जी दी है, पर मुझे मोटे तौर पर ये लगता है कि ये जो है वो एक ऑप्टिक्स ही है जिससे कि वो अपने आप को ये वोटरों के समक्ष, खास करके इस चरण में, ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि शायद उनका जो अपील है वो चल गया है, और उसके आधार पर वो चाहेंगे कि लास्ट में जितने ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा हो सके वो हो जाए। तो मुझे लगता है एक रणनीति है, पर जहाँ तक आकलन का सवाल है, मुझे लगता है वो कोरी कल्पनाएं हैं। ये मान लेना कि बहुमत 300 के ऊपर जा रहा है इंडिया गठबंधन का। विजय सर, एक छोटा रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे कि आखिरी चरण में एका दिखाने की जो कोशिश है, क्या फायदा होगा इसका? कुछ ये मुझे जो लगता है ये एका दिखाने की कोशिश तो नहीं है, एका दिखाने का कोशिश कह सकते हैं, लेकिन वो नहीं है। कोशिश मुझे लगता है कि इस समय 1 जून को संभावित 4 जून के नतीजों को देखते हुए जो इंडिया गठबंधन है वो ये कोशिश कर रहा होगा कि जो नॉन एनडीए दल हैं, क्या उनमें से कोई आ सकते हैं जो आज की तारीख में एनडीए के साथ नहीं है, बाहर हैं, चाहे उसमें बीजेडी हो या और पार्टियां हैं, क्या वो शामिल हो सकते हैं? और दूसरी बात, क्या यदि भारतीय जनता पार्टी एनडीए को कोई ज़रूरत पड़ती है तो कहीं इंडिया गठबंधन में से तो कोई लोग नहीं जा सकते, तो इंडिया गठबंधन को एक बनाए रखने की कि भाई जो आज है वो घर मजबूत रहे, और दूसरे जो अन्य दल हैं जो एनडीए के साथ आज नहीं है, क्या वो जरूरत पड़ने पे इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं? इस रणनीति पे चर्चा करना और उसके लिए अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी देने की बात उसमें हो सकती है। यानी कि हर तरह की सियासी संभावनाओं को साधने और समझने की कोशिश की जाएगी। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि 1 जून की बैठक को लेकर तेजस्वी यादव ने भी कंफर्म कर दिया है कि वो बैठक में शामिल होंगे। 1 जून की बैठक में वो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने। अच्छे मार्जिन से हर जगह चुनाव जीत रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है, और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हम लोग पूरे निश्चिंत हैं और पूरे जनता का साथ आशीर्वाद सब मिल रहा है। आप बैठक है, बैठक में जाएंगे क्या सर? बैठक, हाँ भाई, क्यों नहीं जाएंगे। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। उन्होंने ये भी बयान अभी दिया था कि मैं तब तक बेड रेस्ट नहीं करूंगा जब तक कि प्रधानमंत्री को बेड रेस्ट पर नहीं भेज दूंगा। और अब इस पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। विनोद अग्निहोत्री सर, ये जो बात चल रही है कि 1 तारीख को बैठक होगी, अब तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि अच्छे मार्जिन से हम जीत रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन तो एकदम आश्वस्त है कि सरकार बन रही है। देखिए, हमारे 2 मित्रों ने तो बिल्कुल ही खारिज कर दिया कि इंडिया गठबंधन का कुछ फायदे नहीं बैठक करने। ये मेरी राय इनसे अलग है। हर दल को जब तक नतीजे नहीं आ जाते हैं,
हर दल को, हर गठबंधन को अधिकार है ये दावा करने का, ये मानने का कि उसकी जीत हो रही है। 1983 का विश्व कप याद कीजिए, सब ने वेस्ट इंडीज की टीम की जीत की भविष्यवाणियाँ की थी जी, लेकिन कपिल देव के नेतृत्व में भारतीय टीम जीत गई थी। 2004 में भी ऐसे ही हुआ था। अब इस बार ऐसा होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता, चुनाव है, उसके नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन उसके पहले चाक चौबंद तैयारी करना ये हर गठबंधन का कर्तव्य है, क्योंकि एनडीए में बीजेपी ही सब कुछ है जी। वहाँ एनडीए के नाम पर तो भारतीय जनता पार्टी है, बाकी तो सब उनके साथ नाव में तैरने वाले लोग हैं जी। एनडीए, इंडिया गठबंधन क्या है? ये नेताओं का गठबंधन है जी, ये नेता आधारित गठबंधन नहीं है। इसमें हर नेता जो है उसकी अपनी हैसियत है, अपनी ताकत है, अपना प्रभाव है, तो इसलिए उसमें सबकी बात सुनने के बाद ही कोई सामूहिक फैसला होगा और जिम्मेदारियां दी जाएंगी एक दूसरे को। कोशिश ये होगी 2-4 जून को रिजल्ट आए, और रिजल्ट अगर अपेक्षित रिजल्ट आते हैं जैसा कि इंडिया गठबंधन वाले सोच रहे हैं जी, तो कौन नेता होगा इस पर भी कुछ प्रारंभिक चर्चा हो सकती है। अगर अपेक्षित रिजल्ट नहीं आते हैं और मान लीजिए त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति बनती है, तो कैसे कोशिश की जाए कि राष्ट्रपति के पास जाने का और आगे की जो रणनीति है उस पर बातचीत होगी। और अगर मान लीजिए एकदम से एक तरफा बहुमत मिल जाता है एनडीए को, बीजेपी को, तो उसके बाद विपक्ष में की भूमिका में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इस पर शायद चर्चा होगी या नहीं होगी, ये तो बात की बात है। 3 संभावनाएं हैं, यानी कि हर तरह की बातचीत हो सकती है, हर तरह की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है और कोई भी स्थिति आए तो उससे अच्छे से निपट पाए, ये कोशिश है। और इन सब के बीच अब यूपी के रण की हम बात कर लेते हैं। यूपी में आज दिग्गज चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। हम बात करें बीजेपी की तो जेपी नड्डा, अमित शाह आज यूपी में प्रचार कर रहे हैं। जेपी नड्डा, शाह, योगी की आज वाराणसी में रैली है। गाजीपुर और चंदौली में अखिलेश यादव की रैली है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी आज प्रचार करने के लिए वाराणसी पहुंचे हैं। तो जो सभी दिग्गज हैं आखिरी चरण के लिए अपनी ताकत झोंक रहे हैं और बड़े नेता जो हैं इस वक्त वो पूर्वांचल में खास तौर से डटे हुए हैं। जेपी नड्डा की बात करें, अमित शाह की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में होंगे। वहीं गाजीपुर और चंदौली की बात करें तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी मैदान में नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट और वहां पर लगातार कई मंत्री और सांसद लगातार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी कड़ी में सुबह से ही पीयूष गोयल भी निकले हुए हैं जनता के बीच में वोट की अपील करते हुए, और सबके बीच में चाय पर चर्चा भी हो रही है, नुक्कड़ बहस भी हो रही है, चौपाल भी लग रही है और अपने अपने तरीके से लोगों से संवाद स्थापित करके लोगों से वोट की अपील भी कर रहे हैं। और देखिए पीयूष गोयल जी भी यहाँ पर चाय की चुस्की के साथ में चर्चा चल रही है। ये भी पीयूष, ये भी अलग ही अनुभूति है यहाँ पर चर्चा इस तरह से, कुल्हड़ में चाय, रस्क और चुनावी चर्चा। मेरे लिए बनारस दूसरे घर के समान है। गत 11 वर्षों से जो अपार स्नेह मोदी जी को बनारस ने दिया है, मेरा तो सौभाग्य रहा है कि मैं अपनों के बीच में बार बार आते रहा हूँ। ये लोग तो आते ही हैं, लेकिन मैं जो विपक्षी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमारी जो 272 सीटें पार हो गई हैं। चलते रहिए सब कोई। शेख चिल्ली के सपने देखने में कोई टैक्स नहीं लगता। शेख चिल्ली के सपने हैं वो, लेकिन इस सबके बीच में राहुल गांधी लगातार ऐलान कर रहे हैं कि हर महिला को 1 लाख रुपए हम दे देंगे, क्योंकि आप वित्त को बहुत अच्छे तरह से समझते भी हैं। 1 लाख रुपए हर महिला को हर साल दिए जाएंगे। ऐसे ना समझ को कोई सुधार नहीं सकता। भारत की जनता इतनी समझदार है कि उसे पता है कि नादान वादे, बेबुनियाद वादों पे वो भ्रमित नहीं होती हैं। मोदी की गारंटी ही एक गारंटी है जिसमें लोगों को विश्वास है। प्रधानमंत्री लगातार धार्मिक आरक्षण की भी बात कर रहे हैं, तो आप उसी तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं। धार्मिक आरक्षण तो कांग्रेस की सोच है, ये उन्होंने करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की है। हर जगह जहां कांग्रेस की सरकार आई है उन्होंने बात की है कि देश के जो संपत्ति है उसका अधिकार धर्म के आधार पर तय होगा। उन्होंने कोशिश की है कि जो ओबीसी है, हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब भाई बहन है, जो उनका आरक्षण है उसको बांट दिया जाए माइनॉरिटीज़ के बीच में, मुसलमानों के बीच में। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है कि ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये सभी आरक्षण हमेशा सुरक्षित रहेंगे। 1 तारीख को इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बैठक बुला ली है दिल्ली में, ऐसी जानकारी आ रही है। मुझे लगता है कि 1 तारीख को वो लोगों को बता देंगे कितनी बुरी तरीके से वो हारने वाले हैं।
तो देखिए, सियासत में दावों का दौर चल रहा है। राकेश सर, पीयूष गोयल कह रहे हैं कि हसीन सपने इंडिया गठबंधन देख रहा है। देखिए, पीयूष गोयल जी क्या कहते हैं ये तो वही जाने। और पीयूष गोयल जी वाराणसी गए हैं। पीयूष गोयल जी को के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वाराणसी किसी नेता के जाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ प्रधानमंत्री जी पर्याप्त हैं। पीयूष गोयल जी खुद ही एक सुरक्षित सीट से महाराष्ट्र के लड़ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े नेता इसलिए वाराणसी जा रहे हैं कि उससे एक सकारात्मक संदेश जाएगा। उससे वोट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा से की बजाय हमें इस दृष्टि से देखना चाहिए कि अपने नेता के लिए भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के सभी नेता चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन में कम से कम दिखाई दिया। उसमें बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। राहुल गांधी जी लड़ रहे थे वायनाड से, वहाँ कांग्रेस के कितने नेता गए। रायबरेली से लड़े, वहाँ कांग्रेस के कितने नेता गए। उनके परिवार के लोग नामांकन दाखिल कराने गए थे। तो सबसे बड़ा जो संदेश है वो ये है कि हमारी पार्टी, हमारे नेता अपने नेता के लिए कितने कमिटेड तरीके से खड़े हैं। ये सबसे बड़ा संदेश है वाराणसी में बड़े नेताओं के जाने का। बिल्कुल। विजय सर, जिस तरीके से दावों का दौर तो लगातार चलता रहता है और दावे करने भी चाहिए आखिरी दौर तक, मैसेज की गेम है, लेकिन वक्त के साथ जनता भी तो बदली है, जनता के वोट देने का पैटर्न बदला है। तो इन सब के बीच जिन मुद्दों की बात हो रही है, किसका मुद्दा कमजोर, किसका मुद्दा ज़्यादा कमजोर, आपको क्या लग रहा है मुद्दों की जो बात हो रही है? अवधेश जी, जैसे कहा गया, चुनावों का अंतिम सत्य में नतीजे मानता हूँ। बाकी सब बातें तो होती रहती है, नतीजे जब आते हैं तो वही अंतिम सत्य होता है। और इसीलिए सब लोग अपने अपने दावे चुनावों के नतीजे से पहले तक करते रहते हैं, बल्कि जिस दिन चुनाव नतीजे आते हैं उस दिन भी दोपहर तक चलता रहता है कि अभी आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ये है कि पहले फेज से छठे फेज तक आते आते इंडिया गठबंधन ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करने का काम किया है, ऐसा मैं समझता हूँ। पहले लग रहा था कि आपको वॉकओवर है और 400 पार का जो नारा है उसने भी एक माहौल बनाने की कोशिश की थी। उसके आगे और फिर ये कहा गया कि इंडिया गठबंधन यूनाइट नहीं है, वहाँ पर लेता नहीं है, खासतौर से नीतीश कुमार जी के जाने के बाद एक बड़ा माहौल बना था। उस माहौल को पार करके और एक मजबूत लड़ाई लड़ने की स्थिति में इंडिया गठबंधन आया है। खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे जहां पर 80 सीटें हैं, बिहार में जहां पर 40-42 सीटें हैं, तो 40 सीटें हैं, और वेस्ट बंगाल में तो अकेले लड़ रही है लेकिन वो भी मजबूत है। तो ये महाराष्ट्र एक और है। तो इन चारों पांचों राज्यों में, इसके अलावा छठा कर्नाटक राज्य है, तो यहाँ सभी जगह पर इंडिया गठबंधन पहले चरण के मुकाबले में आज मजबूत खड़ा दिखाई देता है। मतलब ये कह सकते हैं कि लड़ाई एक तरफा नहीं है, एक तरफा लड़ाई नहीं है, विपक्ष ने दी है, इंडिया गठबंधन ने दी है। चलिए अब बात करते हैं अब की बार 500 पार की। ये भी बयान आ गया है। अब बस आखिरी चरण का चुनाव शेष है और महज 57 सीटों पर वोटिंग होनी बाकी है। चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रचार के बीच नतीजों की भविष्यवाणी चल रही है। चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने 400 प्लस सीटों का टारगेट सेट किया और अब प्रचार में आखिरी चरण में बीजेपी नेता 500 प्लस सीटों का दावा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने दावा किया है कि चुनाव में बीजेपी और सहयोगियों को 500 प्लस सीटें मिलेंगी। पहले उमा भारती का बयान सुनवाते हैं आप। लोग पूरे जोश से कह रहे हैं, नौजवान भी बोल रहा है, बुजुर्ग भी बोल रहे हैं, महिलाएं भी बोल रही हैं, अब की बार 400 पार, अब की बार जब तक कि किसी विचार के अधिष्ठान पर खड़े नहीं होंगे तब तक कि मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मुझे तो लगता है कि इस चुनाव में विपक्ष का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाएगा और विपक्ष की सीटें और कांग्रेस की सीटें पहले से भी कम हो जाएंगी और मोदी 400 पार नहीं 500 पार होंगे। तो उमा भारती कह रही है कि 400 नहीं 500 पार हम करेंगे। प्रोफेसर चंद्रचूड़ सर, ये जो बात है, उमा भारती भी कुछ दिन पहले नाराज थी, उन्होंने कार्यक्रमों का बहिष्कार कर दिया, तब कह रही हैं कि 500 पार होने जा रहे हैं। ये छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा वाली जो नीति है, इसमें उमा भारती का अति आत्मविश्वास है या फिर राजनीतिक कोई गेम वो भी सेट कर रही है? देखिए, उमा भारती अपने आप में एक नेता रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब एक बार प्रधानमंत्री ने ये कह दिया अब की बार 400 बार, तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा क्यों है। और वो इसलिए है क्योंकि आप देखिए कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है और कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में ये बिल्कुल आवश्यक है कि राजनीतिक दल अपने जो विगत परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस से बेहतर करें।
अब 303 सीटें अगर प्रधानमंत्री जी को 2019 के चुनाव में मिली थी तो ये स्वाभाविक है कि वो चाहेंगे कि उनको जनता का और आशीर्वाद मिले, जनता का और सहयोग मिले, जनता का और विश्वास मिले, और इसलिए उन्होंने अगर ये कहा कि इस बार 400 पार होना चाहिए तो मुझे लगता है कि वो एक व्यवहारिक भी है और एक मनोवैज्ञानिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश भी है। अब उसमें उनके दल के जो भी लोग हैं उस यज्ञ में आहुति देने का कार्य करेंगे, और उसमें चाहे वो अभी थोड़ी देर पहले पीयूष गोयल थे या उसके बाद अभी ये उमा भारती जी के बारे में आप कह रहे हैं, या कोई भी और भी व्यक्ति हो, चाहे वो बनारस में कैंपेन कर रहा हो, गोरखपुर में कैंपेन कर रहा हो, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी अनुशासित दल है जिस दल के अंतर्गत अगर कोई एक लक्ष्य ले लिया जाता है तो हर एक व्यक्ति उस लक्ष्य की प्राप्ति में अपना योगदान देता है। तो इसलिए अगर वो 500 पार कह रही हैं तो उसको उस रूप में, शाब्दिक रूप में मत लीजिए, पर उसका एक भावनात्मक रूप है, और वो भावनात्मक रूप है कि जनता का अपार समर्थन हो, जनता का आशीर्वाद हो, और जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए और जिस कमिटमेंट से और जिस पैशन से ये लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें उनको सफलता प्राप्त करे, तो मैं तो उसी रूप में देखता हूं इसको। बिल्कुल, तो 57 सीटें ऐसी हैं जिस पर चुनाव होना बाकी है, लेकिन भावनात्मक रूप से जो बयान आ रहे हैं उसमें उमा भारती ने कहा है कि 400 नहीं, इस बार 500 पार होने जा रहा है। हालांकि 4 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और इस वक्त केजरीवाल अमृतसर में व्यापारियों से मुलाकात कर रहे हैं, व्यापारियों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुझे याद है आज से 1 साल पहले मैं मान साहब के साथ पंजाब में अमृतसर गया था, लुधियाना गया था, जलंधर गया था, मोहाली गया था। हमने व्यापारियों के साथ कई सारी मीटिंग्स करी थी। व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने कई सारी समस्याएं भी बताई थी। उनमें से कई समस्याओं का समाधान भी हुआ, कई समस्याओं पे अभी काम चल रहा है, कई समस्याओं के समाधान पे अभी काम चल रहा है। जब 1 साल पहले मैं आपके बीच में आया था उस वक्त मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया था, आपकी समस्याओं का जेन्युइनली समाधान करने के लिए हम आए थे, क्योंकि हमें लगता है कि व्यापारियों और उद्योगपतियों का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान होता है। अगर व्यापारी और उद्योगपति खुश नहीं होंगे, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा, तो देश आगे तरक्की नहीं कर सकता। आप लोग रीढ़ की हड्डी हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए। मुझे याद है मोदी जी ने एक बार कहा था कि आड़ती जो हैं वो दलाल होते हैं, व्यापारी जो हैं वो दलाल होते हैं, दलाल नहीं होते हैं, वो देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। एक तरफ किसान और मजदूर है जो फसल उगाता है, और दूसरी तरफ व्यापारी हैं जो उसको डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उद्योगपति हैं जो उसकी प्रोसेसिंग करते हैं आगे।